नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। बीए पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री के सेकंड पेपर यानी आधुनिक विश्व का इतिहास के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है पुनर्जागरण। इससे संबंधित आप 4-5 वीडियो इससे संबंधित देख चुके हो। आज पुनर्जागरण के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण के दौरान क्या कुछ परिवर्तन हुए, क्या कुछ विज्ञान के क्षेत्र में बदलाव हुआ, सोच कैसी रही, चिंतन और तार्किक पक्ष के ऊपर क्या बल दिया गया। इन तमाम बातों पर चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण, इसमें हम देख रहे हैं कि वैज्ञानिक मन स्थिति का विकास पुनर्जागरण युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। जब हमने इसकी विशेषता पढ़ी थी उसमें बताया था कि भी वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देना भी पुनर्जागरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। वैज्ञानिक मन स्थिति या चेतना का अर्थ क्या है कि प्रकृति के मानवीय संसार में बिना प्रमाण या सिद्धि के किसी भी कार्य कांड संबंध को स्वीकार्य न करना, यानी सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर या रूढ़िवादी बातों पर या परंपराओं पर यकीन न करते हुए प्रमाण या सिद्ध जो बात होती है उसी को स्वीकार करना ही वैज्ञानिक मन स्थिति है। पुनर्जागरण युग में कुछ ऐसी प्रवृत्तियों का उदय हुआ जिन्होंने वैज्ञानिक चेतना के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। जैसे हम बात करें धर्म युद्ध, यानी ऐसे बहुत सी घटनाएं हुई जिसने वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तो धर्म युद्ध हुआ। धर्म युद्ध के अंदर ये देखिए, धर्म युद्ध हुआ, उसने पूर्वी देशों के साथ संपर्क, धर्म युद्ध यानी क्रूसेड, ये आपको बताया था और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। हिस्ट्री के स्कूल लेक्चरर में भी पूछा गया है कि भी क्रूसेड क्या है और क्रूसेड किसके लिए हुआ। तो क्रूसेड जेरूसलम को प्राप्त करने के लिए हुआ था। तो इस तरह के कई क्वेश्चन हैं वो हिस्ट्री के अंदर पूछे जाते हैं। पूर्वी देशों से संपर्क के कारण यूरोप में उदारवादी चेतना का प्रसार हुआ। इसके साथ साथ जैसे व्यापारिक समृद्धि का आना है, चर्च के धार्मिक नियंत्रण को स्वीकार नहीं करना है, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन है, इन सभी ने व्यक्ति की विवेकशील चेतना को महत्व प्रदान किया और उसकी वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया। पुनर्जागरण काल में विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या उन्नति हुई उसको हम इस वीडियो में आगे के बिंदुओं के तहत देख सकते हैं। जैसे नवीन वैज्ञानिक चेतना के सिद्धांत के प्रवर्तक, तो इसमें कौन कौन है। सबसे पहले देखते हैं यूरोप के अंदर स्कोलिस्टिक विचारधारा के लोग। स्कोलिस्टिक विचारधारा आपको बताई जा चुकी है, यानी ऐसी विचारधारा जो तर्क, विवेक एवं बुद्धि पर बल देती थी। इसके अंदर जैसे एबेलार्ड है, टॉमस क्विनास है, इन्होंने पहली बार अंधश्रद्धा के स्थान पर तर्क और बुद्धि के महत्व को उजागर किया। उसके बाद हम लेते हैं रोजर बेकन, जिनका पीरियड 1215 से 1294 है। इन्होंने सबसे पहले स्पष्ट शब्दों में व्यक्ति की विवेकशील एवं तर्क बुद्धि प्रधान मन स्थिति के स्वतंत्र उपयोग की महत्ता पर प्रकाश डाला। यानी इनके द्वारा सबसे पहले किस पे बल दिया गया, विवेकशील तर्क बुद्धि प्रधान मन स्थिति के ऊपर बल दिया गया। इसी तरह से फ्रांसिस बेकन है, जिनका पीरियड 1561 से 1626 है। इन्होंने भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए कार्यकारण संबंध का परीक्षण एवं प्रयोग, यानी एक्सपेरिमेंट भी होना चाहिए और वो प्रूव भी होना चाहिए, द्वारा जानने पर बल दिया कि भी किसी भी चीज़ को आप तभी स्वीकार करो जब वो एक्सपेरिमेंटिकली प्रूव होती हो। अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक है द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग में उन्होंने प्राकृतिक तथा भौतिक विज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया। यानी ये साइंटिफिक अप्रोच को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति है। इसके बाद डेकार्टे की बात करते हैं, जिनका पीरियड 1596 से 1650 के रहा है। उन्होंने बड़ी अच्छे ढंग की बात की है कि किसी भी बात पर हमें आसानी से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, पहले हमें उसे संदेह की दृष्टि से देखना चाहिए और उसके बाद उसको प्रूव करके ही हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। तो बहुत अच्छे चिंतक रहे हैं ये। तो इन लोगों ने वैज्ञानिक प्रवृत्ति या वैज्ञानिक सोच को बढ़ाया। अब देख लेते हैं भूगोल एवं खगोल शास्त्र के क्षेत्र में क्या उन्नति हुई पुनर्जागरण के काल में। तो भूगोल के क्षेत्र में या खगोल शास्त्र के क्षेत्र में एक नाम आता है निकोलस कोपरनिकस का।
जिनका पीरियड 1473 से 1543 रहा है। ये पोलैंड के खगोल शास्त्री थे और इन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी है वो पुस्तक देखिए आप, इनकी पुस्तक है ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। ये इनकी पुस्तक है ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ सेलेस्टियस बॉडीज में इन्होंने ब्रह्मांड के हेलियोस्टिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हेलियोस्टिक सिद्धांत किसने दिया, मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। या आरएस मेंस में या कोई मेंस आप एग्जाम लिख रहे हो तो पुनर्जागरण के दौरान विज्ञान के क्षेत्र में क्या उन्नति हुई, तो मतलब बड़ा अच्छे ढंग से ये बनाया गया। अगर आप इतना लिख के आते हो तो बहुत अच्छा जवाब माना जाएगा आपका। इस हेलियोस्टिक विचारधारा के अंदर की क्या देखिए क्या कह रहा है कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है जो निश्चल है, पृथ्वी एक वर्ताकार परिधि में उसके चारों ओर घूमती है, अन्य ग्रह भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यानी बहुत अच्छी बात इन्होंने कही थी। ये देखिए सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में, बाइबल के अकॉर्डिंग अभी तक क्या माना जा रहा था कि पृथ्वी केंद्र में, लेकिन कोपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी और जो अन्य ग्रह हैं उसके चारों ओर वर्ताकार रूप में। हालांकि इसको बाद में केपलर ने सही किया था कि वो वर्ताकार नहीं बल्कि वर्ताकार रूप में या दीर्घवर्तीय रूप में या एलिप्टिकल रूप के अंदर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि किसने सर्वप्रथम ये कहा कि भी सूर्य है वो ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं कि पृथ्वी, तो वो कोपरनिकस है। इसके बाद केपलर हुए जो जर्मनी के बहुत ही फेमस ये खगोल शास्त्री थे, जर्मनी के 1571 से 1630 इनका पीरियड है। और इन्होंने कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया और उसमें सुधार भी किया और ये बताया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर वर्ताकार परिधि में नहीं बल्कि दीर्घवर्तीय एलिप्टिकल परिधि के अंदर घूमते हैं। तो ये जो दीर्घवर्तीय का कंसेप्ट है यानी घरों की गति का नियम किसने दिया, तो वो नियम दिया जॉन केपलर ने। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया। अब एक और विद्वान है जिनकी बात कर लेते हैं, वो है गैलीलियो। ये इटली के बहुत ही बड़े खगोल शास्त्री थे और इन्होंने दूरबीन का एक तरह से आविष्कार किया है। आइजैक न्यूटन का आपको पता ही है, ये 1642 से 1747 तक इनका पीरियड था। और एक तो गति के नियम दिए हैं और गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया है। तो ये भूगोल और खगोल शास्त्र से संबंधित प्रोग्रेस हो गई। अब हम देखते हैं शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिकल साइंस के अंदर क्या कुछ उन्नति या प्रोग्रेस हुई। तो उनमें एक नाम आता है नीदरलैंड के वेस्लियस का, जिनका पीरियड 1514 से 1564 रहा है। ये पीरियड ऐसे लिखे हैं आपके थोड़ा आपको समझ आ सके, अंडरस्टैंडिंग बन सके। एग्जाम वगैरह में ये सारी चीज़ें लर्न नहीं रहती है, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से इनको याद नहीं करना है, ये समझ के लिए है। तो नीदरलैंड के वेसिलियस ने आप देखोगे इनकी पुस्तक है 7 बुक ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। कौन सी बुक है? 7 बुक ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें इन्होंने पहली बार मानव शरीर के जो विभिन्न अंग है उनका विस्तृत और सचित्र विवरण प्रस्तुत किया था। मतलब ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स हैं, लंग्स, किडनी एटसेट्रा, उन सबको बड़े विस्तार से बताया भी और उनके चित्र भी उन्होंने अपनी पुस्तक में दिए ताकि मनुष्य के शरीर के बारे में जाना जा सके। इसी तरह से एक और डॉक्टर हुए फेलोपियन, जिनका पीरियड मेंशन है ही। इन्होंने मानव शरीर के कुछ विशेष अंगों का विस्तृत विवेचन किया। विलियम हार्वे, जिनका पीरियड 1578 से 1657 है और आप सब शायद इनके अच्छी तरह से जानते ही हो कि ये मनुष्य के हृदय एवं शरीर में रक्त की संचार प्रक्रिया यानी ब्लड सर्कुलेशन के बारे में इन्होंने बताया है। और इनकी पुस्तक ऑन द मोशन ऑफ द हार्ट एंड ब्लड। तो ऑन द मोशन ऑफ द हार्ट एंड ब्लड विलियम हार्वे की पुस्तक है, जिसमें उन्होंने मतलब आप हार्ट की और रक्त परिसंचरण के बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया। अब हम चर्चा कर लेते हैं भौतिकी के क्षेत्र में क्या हुआ, केमिस्ट्री और मैथ यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के क्षेत्र में। तो फिजिक्स के अंदर अगर हम सबसे पहले देखें तो गिलबर्ट एक नाम आता है, जिनका पीरियड मेंशन है। इन्होंने चुंबकीय गुणधर्म किसके बारे में बताया? इन्होंने चुंबकीय गुणधर्म के बारे में इन्होंने
सबसे पहले जानकारी दी है। गैलीलियो की बात कर लेते हैं। पेंडुलम के नियम बताए गैलीलियो ने, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। इसके अलावा एक टेलीस्कोप जिसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं, एक वायुमापक यंत्र है, खगोल शास्त्रीय घड़ी, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि भी घड़ी का आविष्कार किसने किया, वायुमापक यंत्र का आविष्कार किसने किया, तो ये सब नाम है गैलीलियो के साथ जुड़े हुए हैं। रसायन या केमिस्ट्री के क्षेत्र में देखें तो कार्डस का नाम आ रहा है, और इन्होंने सबसे पहले ईथर का निर्माण किया। किसको मिलाकर? सल्फ्यूरिक एसिड व एल्कोहल को मिलाकर के इन्होंने ईथर का निर्माण किया। एक नाम आता है एलमोंट। एलमोंट ने किसकी खोज की? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की खोज है वो एलमोंट ने इसी समय की। गणित के क्षेत्र की अगर बात करें तो जब यूरोपियन लोगों का पूर्वी देशों के साथ संपर्क हुआ तो गणित के क्षेत्र में वाकई में उनको बहुत लाभ हुआ। बीज गणित है, अंक गणित है, रेखा गणित है, इस क्षेत्र के अंदर त्वरित प्रगति हुई है। ये थोड़ा तेज ही शायद आपको बताया गया होगा, लेकिन सारा कुछ सामने मेंशन है। बड़ा फिर लंबा वीडियो बन जाता है अगर इसको बहुत बड़े विस्तार से एक्सप्लेन करें तो ये मैटर सारा आपके सामने है, और आप इतना लिख लेते हो और याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी समझ बन जाती है विज्ञान के क्षेत्र में। तो ज़रूर लर्न करें, क्योंकि RS मेंस में भी एक टॉपिक है पुनर्जागरण, तो मेंस में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है एक यहाँ से उठ करके पुनर्जागरण के टॉपिक से। और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के उसमें तो आते ही आते हैं। तो पुनर्जागरण एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसीलिए इसको मैंने 5-7 वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।